हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पार्ट में केवल एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51A, जो कि किससे संबंधित है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। देखो, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके बेसिक प्रोविजंस थे, इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जिनके आधार पर हमें ये आइडिया लगता है कि कैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनका रिकमेंडेशन आया और वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी और उनका रिव्यू भी किया गया। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे इन सारी डिटेल्स को, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने मैं दो क्वेश्चंस रख रहा हूं, ठीक है? दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लो। मैं पढ़ देता हूं एक बार, फिर आपको उसमें उसका आंसर जो भी है लगे वो आप कमेंट बॉक्स में दे दो। फिर उसके बाद में जब वीडियो कंप्लीट होगा तब इसका आंसर मैं दूंगा, ओके? तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजंस ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिशिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, आपके पास में ऑप्शन है, एक तो ये सवाल है। दूसरा, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India is a provision made in the first preamble of the Constitution, directive principle of state policy, fundamental rights और fundamental duties। बताओ भाई, इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सही है? ठीक है, अब चलते हैं मेन कोर्स पे। दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए जो भी सेल्फ स्टडी पर रिलाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी सहायता के लिए, उनकी तैयारी को एक बूस्ट देने के लिए ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 अभी रन कराया जा रहा है। इनके डिफरेंट फेजेस हैं, जिनमें एक फेज ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड फेज आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल में आने वाले 2-4 सेकंड में आपको देने वाला हूं। देखो, इसमें इंटीग्रेटेड आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिनमें आप एमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, आंसर राइटिंग पर भी आपका पूरा फोकस रहेगा। एमसीक्यूज की बात करें तो 450 जीएस के, 4500 तो जीएस के क्वेश्चंस और 700 से ज्यादा सी सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगे। और 450 से ज्यादा आपके मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो जाएगी, इससे आपकी मेंस में हेल्प होगी। साथ ही साथ 30 से ज्यादा टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज 20 अगस्त से 10 नवंबर है। सेकेंड फेज इसकी बात करें तो 11 नवंबर से 25 जनवरी है। थर्ड फेज 1 फरवरी से 16 मार्च और फोर्थ फेज 23 मार्च से 11 मई तक। और फिफ्थ फेज है वो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि इस प्रोग्राम पे आप आराम से रिलाई कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे आप रिलाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से आप इस देश के नागरिक हो तो आपके कुछ यहां पर मूलभूत अधिकार बनते हैं, वैसे ही इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम हमारे कर्तव्यों की तरफ जाते हैं, तभी हमारे पास में हमारे अधिकार भी हमें मिलते चले जाते हैं। या फिर हम ये कहें कि भाई, आप अधिकार की अगर बात करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कर्तव्यों के बारे में भी पता करना जरूरी है, या फिर आपको अपने कर्तव्यों का भी पता करना होगा। और ये चीज तो आपने अपने घर में भी नोटिस की होगी कि जब हम हमारी ड्यूटीज पूरी करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमें ऑटोमेटिकली राइट्स भी मिलते चले जाते हैं। तो अब बताओ, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं? एकदम क्लियर है? ये क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स का। चलो अब देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फंडामेंटली या ओरिजिनली उठा करके देखें तो फंडामेंटल राइट्स तो वहां पर प्रोविजन किया हुआ था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा देखा जाए तो फिर 42वां संशोधन जो किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसमें आप देखते हो बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव क्या था? ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन है ना, वो कहां पर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 था ना, डीपीएसपी, उसी के जस्ट बगल में 4th ए के नाम से, और उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐड किया गया, वो था आपका आर्टिकल 51A।
ध्यान रखना, जब कभी भी कैपिटल लेटर के अंदर अगर कोई आर्टिकल या कोई पार्ट शो कर रखा है तो हमें ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट के आधार पर ऐड हुआ है, और कहीं पर अगर स्मॉल पार्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये ध्यान रख लेना भाई। अब देखो मुद्दा क्या है। बात ऐसी है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पे ऐड हुई थी 1976 में, तो वो थी संख्या 10। फिर उसके बाद में ये संख्या बढ़ा दी गई और हो गई टोटल 11। 11वीं ड्यूटी क्या थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसके आधार पर एजुकेशन को कहीं ना कहीं कंपलसरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। और ऐसे में आर्टिकल 21A जहां फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ, और 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी जिसमें ये प्रोविजन कर दिया कि जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स, उनकी ड्यूटी रहेगी, उनकी ये फंडामेंटल मतलब मूल कर्तव्य है कि वो अपने वार्ड, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रमोट करे। किस उम्र के लिए? 6 से 11 साल की उम्र के लिए। 0 से 6 साल के लिए कहां प्रोविजन किया हुआ है? आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के तहत हमने बात कर ली ऑलरेडी। इसके अलावा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये भी मोर और लेस आपके, हम बात करें ये जो हमारी डीपीएसपी थी ना, उन्हीं की तरह नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर भी इनका वायलेशन हो रहा है तो आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि फंडामेंटल राइट में आप जा सकते हो ना, वैसे आप नहीं जा सकते। और वैसे ही डीपीएसपी के लिए भी आप नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल राइट तो जस्टिशिएबल है, जबकि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपकी नॉन जस्टिशिएबल है। इनके लिए आप कानून के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। बट अगर कोई कानून बनाया गया है, मान लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की इंप्लीमेंटेशन की हम बात करें, इनको लागू करवाने की बात करें, तो ऐसे में कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने, तो उस लॉ को या फिर कोई भी कानून अगर बनाया गया है सरकार या एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसको चेक करना, उसको डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट जरूर रेफरेंस भले ही ले सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज का, कि हाँ भाई ये XYZ फला 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 फंडामेंटल ड्यूटी को ध्यान रखते हुए ये नया कानून बनाया गया है। तो ये चीज यस और नो करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी। किसको? कोर्ट को। बट वहीं पर हम ये कहें कि फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन को लेकर के आप सीधा कोर्ट चले जाओ, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगी? नॉन जस्टिशिएबल। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो हमने बात की थी, आई मीन फंडामेंटल राइट्स की जो हमने बात की थी, वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30, ये कई ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को मिले हुए थे, और बाकी जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी थे। फॉरेनर्स भी हमने देखे थे, एलियन एंड फॉरेनर, और फ्रेंडली फॉरेनर्स जो देखे थे वो एक अलग है, एलियन जिनको बोला था, राइट। पॉइंट यहां पर ही आता है कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट को हमने सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए कर रखा था, एलियंस के लिए कर रखा था, यहां पर आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स के लिए है। इसका मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज ध्यान में रखते हुए अपनी डे टू डे कंडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, सिटीजन्स के लिए ही है, जबकि फंडामेंटल राइट्स है ना, वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के अलावा एलियंस, दैट मीन्स फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में एक बात कही थी कि अगर किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई लॉ अगर बनाया जाता है तो उस लॉ की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा आर्टिकल 14 और 19 के एक कनेक्शन के आधार पर। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने बात की थी कि डीपीएसपी की जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उनको ध्यान रख करके अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसका एक चेक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक किया जाएगा, वो जुडिशरी करेगी, और वो वहां पर देखा जाएगा कि आर्टिकल 14 और 19 के साथ में जो नया कानून बना है वो कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा। अगर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनके साथ में अगर कंसिस्टेंसी रखता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में उस फंडामेंटल ड्यूटी के लिए बनाए हुए लॉ को कंटिन्यू कर देगा, है ना। अगर वहां पर प्रॉब्लम आ रही है आर्टिकल 14 और 19 के साथ में उस लॉ के द्वारा, क्योंकि लॉ किस लिए बनाया गया है? किसी भी एक फंडामेंटल ड्यूटी या एक से ज्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, है ना। इनके लिए भी कहीं ना कहीं कानूनों की जरूरत पड़ेगी। अभी तो क्या है, एक ये सजेस्टिव मैनर में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जैसे तो वैसे तो अगर देखें तो जिस स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी ना
कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, और इमरजेंसी पीरियड पे 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ये एफडीज हैं वो ऐड कर दी थी। तो उस स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि भाई इनको बाइंडिंग बनाओ, अगर कोई इन ड्यूटीज को फुलफिल ना करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने फिर उस चीज को नहीं माना, फिर बाद में अल्टीमेटली एक सजेस्टिव मैनर में ही ड्यूटीज के बारे में प्रोविजन कर दिया। ठीक है, बात ये आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया कहां से लिया। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए से लिया है ना, डीपीएसपी है उनकी बात करें तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने, और अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज के टाइम पे नहीं है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये आइडिया लिया फंडामेंटल ड्यूटीज का। पर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है जिसने डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ में सिटीजन्स की ड्यूटीज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्ट कर रखी है, तो वो आंसर चला जाएगा जापान। समझ रहे हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अब जाकर के 1976 में ऐड हुआ, और दूसरा वो भी एक तरीके से लागू करने का जो तरीका है उसके लिए कानून लाने होते हैं, और ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल नहीं है ना, खुद से लागू होने वाली नहीं है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। जबकि जापान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या कह रहा है कि भाई सिटीजन्स जो भी हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी एक लिस्ट दी हुई है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जापान इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके पास में सिटीजन्स की ड्यूटीज है ना वो लिस्टेड है। जनरली सिटीजन्स की ड्यूटी की बात की जाए ना तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का समाजवाद का कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म का, है ना, कि भाई जो भी समाज में रहता है उनके सबके कर्तव्य होते हैं। आपने देखा होगा कि यूएसए की अगर बात करें तो हमने वहां से फंडामेंटल राइट्स लिए, तो यूएसए की सोसाइटी बड़ी लिबरल कंसिडर होती है ना, तो वहां पर अधिकारों की बात ज्यादा होती है ना कि कर्तव्यों की। पर हमारे यहां पर देखा जाए तो अधिकार भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो भैया कर्तव्य भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है ना, बिना कर्तव्य के कैसे आपके अधिकार। तो फिर भी हमने ड्यूटीज के लिए इतना ज्यादा टाइट प्रोविजन नहीं किए हैं जितना कि यूएसएसआर के टाइम पे देखे जा सकते थे। खैर मुद्दा क्या है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन अकेला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास में लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है, और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया वो यूएसएसआर से लिया। अब ये मत बोलना कि सर यूएसएसआर में पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था। ध्यान रखें यूएसएसआर है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था, कम्युनिस्ट सिस्टम था वहां पे, डेमोक्रेटिक नहीं था, वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूटीज हैं वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, और उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आपको पार्लियामेंट से कानून बनवाना होगा, ये हमने ऑलरेडी बात कर ही ली। स्वर्ण सिंह कमेटी की बात कर लेते हैं। 1976 में जब इमरजेंसी पीरियड चल रहा था 1975 से 77 का, उस समय पहली बार महसूस किया गया कि भाई कुछ सिटीजन्स की भी ड्यूटीज होनी चाहिए, कि भाई आप अपने देश को कंटिन्यू करने के लिए आपकी भी कुछ कर्तव्य हैं। तो इन्होंने स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट की थी। वैसे इनके सजेशन के बाद में टोटल ऐड कितनी हुई 10, पर इन्होंने सजेशन में 8 दी थी, 8। ओके, इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। देन कम्स कि भाई स्वर्ण सिंह कमेटी की जो 8 रिकमेंडेशंस थी क्या वो सारी इंप्लीमेंट कर दिया, सारी मान ली थी क्या? जी नहीं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि कोई भी अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करे तो उनको पेनल्टी या पनिशमेंट का सामना करना चाहिए, और पेनल्टी और पनिशमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोविजन करने हैं उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा, और उस कानून को कहीं पर भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके की प्रोविजन करने की बात की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। बट यहां पर आप देख सकते हो कि एक तरीके के डिक्टेटरशिप का प्रोविजन यहां पे बन जाता कि सिटीजन्स को आप प्रेशराइज कर रहे हो और सिटीजन्स के ऊपर आप पनिशमेंट लगा रहे हो ड्यूटीज के वायलेशन का, और वो भी आप मनमाने तौर पर, क्योंकि आप कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। तो ऐसे में फिर इन प्रोविजंस को, ये जो रिकमेंडेशन थी, इनको नहीं माना गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि टैक्स लगाने की जो ड्यूटी है वो भी कहा कि भाई कर्तव्य होता है सिटीजन्स का कि वो भाई टैक्स पे करे, टैक्स पे करते टाइम पे कोई भी चोरी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो ये टैक्स वाली बात को भी फिर बाद में नकार दिया गया, नहीं माना गया, बट कमिटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी थी। एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट देखेंगे, 10 तो शुरू में, फिर एक और ऐड हो गई, टोटल 11। उन 11 में से आप नाम उठा करके देखोगे तो टू पे टैक्स एंड टू वोट, ये आपकी ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। टैक्स पे करना है
या फिर जो भी अथॉरिटी अकॉर्डिंगली आपके लिए लॉ बनाएगी तो आपको पे करना है, राइट। वहां पर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आपको टैक्स और वोट की बात नहीं मिलेगी कि हाँ जी कर्तव्य है आपका करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज चल करके लंबे समय तक आगे आ गई तो उसके बाद में वर्मा कमेटी आती है। वर्मा कमेटी 1999 प्रोबेबली 1999 के समय में इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिव्यू किया कि क्या हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड कोई लॉ बना हुआ है या नहीं। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया इस कमेटी ने कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो सीधा इशारा करता है कि हमें नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, उसी लिए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया उससे पहले से ही हम कहीं ना कहीं इन चीजों पर फोकस्ड हैं कि हाँ भाई हमें हमारे कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। वो क्या थी कि देखो एक एक सिटीजन को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज का पता होना चाहिए। अधिकारों के बारे में तो पता रहता है भाई हर कोई, सबसे पहले तीसरा पार्टी वही आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आ ही गया, बट ड्यूटीज का भी पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता पड़े? बोले स्कूल कैरिकुलम के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करो, टीचर्स की एजुकेशन में भी उस चीज को डालो, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन में भी इंटीग्रेट कर दो आप फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको। इससे क्या होगा कि लोग जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो उसी के बाद में डीपीएसपी का एक ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज उनको पढ़नी होगी। इससे क्या होगा, डेफिनेटली एक बैलेंस बनेगा कि भैया आपके अधिकार बनते हैं ना इंडियन सिटीजन होने के नाते, तो आपके कर्तव्य भी हैं, कर्तव्यों का भी आपको निर्वहन करना पड़ेगा। समझ गए आप बात को? तो ये वर्मा कमेटी की तरफ से कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज या प्रोविजन की हुई हैं। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 है, वो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इनकी इज्जत करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। नेशनल सॉन्ग की यहां पर प्रोविजन नहीं की है, बट इनको तो आप मैंडेटरीली या फिर इनको तो फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पर फॉलो करेंगे, इनकी तो इज्जत करोगे। इसके अलावा जो भी नेशनल आइडियाज है जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे डेवलप हुए थे, आप उन आइडियाज को फॉलो करोगे, प्रमोट करोगे, राइट। इसके अलावा देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए जो एफर्ट्स आपसे हो सकते हैं वो एफर्ट आप करोगे। इसके अलावा जब कभी भी देश को डिफेंड करने की बात आए तो आप सर्विसेज के लिए मना नहीं करोगे। आपको देश अगर मुश्किलों में है तो वहां पर बोल दिया जाए कि भाई आपको एक्स वाई जेड, पहले तो वॉलंटरीली बोला जाएगा कि आप देश के लिए ये करो। जैसे कोरोना के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उस टाइम पर जो लोग वॉलंटरीली करना चाहते थे वो करेंगे। फिर अगर प्रॉब्लम होने लग जाए तो फिर बाद में हथियार उठाने की भी जरूरत पड़े तो उठाने में आप पीछे नहीं हट सकते हो, राइट। इसके अलावा हम हमारे देश के अंदर हार्मनी को प्रमोट करेंगे, ब्रदरहुड की जो स्पिरिट है, भाईचारे वाली भावना, उसको हमें प्रमोट करना है। आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रेस, किसी से भी बिलोंग करते हैं, बट आपके बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, या आपकी ड्यूटी है। आप किसी के लिए एक तरीके से दुश्मनी नहीं पालोगे अपने मन में। फिर आ जाओ आप देश की जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करोगे, उसकी वैल्यू करोगे, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री को बचा करके रखोगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखें। हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, इसीलिए तो बोला था ना वर्मा कमेटी ने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के ऐड होने से पहले से ही काम कर रहा है। तो कहने का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को हम एनेक्ट अगर करना चाहें तो उसके लिए लॉ लाए जा सकते हैं, जो कि एक छोटा सा एग्जांपल हमारे लिए सेट होता दिखता है कि पहले से भी कहीं ना कहीं कर्तव्यों को लेकर के सीरियसनेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में बोल दो, या फिर हमारे जो भी लॉ मेकर्स हैं उनमें। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है और ह्यूमनिज्म वाली भावना रखनी है। इसका मतलब क्या है, देश की प्रगति के लिए हमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़नी है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब रैशनल सोचने की कॉन्सेप्ट है, वो हमें बढ़ाना होगा, लॉजिक्स पे काम करना होगा, जिससे कि हम प्रोग्रेस कर सकें। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना किया जाए, उसको बचा करके रखा जाए, और कैसे भी करके बढ़िया से बढ़िया एफर्ट डाल करके अपने टैलेंट को डेवलप करते हुए, एक्सेलेंस को गेन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये 10 थी ना, ये तो देखो आपके 1976 में 42nd अमेंडमेंट के आधार पर ऐड कर दी गई थी, और फिर उसके बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट आया था, उसमें फिर ये ऐड कर दिया गया कि भाई जो गार्जियन है उनकी ड्यूटी रहेगी कि वो अपने वार्ड को
प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एजुकेशन के लिए। तो और वो किस उम्र के बच्चों की बात की जा रही है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब आप देखो कितना बैलेंस बनता है। आर्टिकल 21A क्या कह रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट है हर एक इंडिविजुअल का जिसकी उम्र 6 से 14 साल की है उसको एजुकेशन लेने की, एलिमेंट्री एजुकेशन लेने की, और उसकी तरफ पुश करने के लिए गार्जियन को कहा जाता है कि आपका कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल तक आप पहुंचाओ। समझ गए? ऐसे काम करता है फिर पूरा मैकेनिज्म। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। एकदम कीवर्ड्स मैंने पिक किए हैं, अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना। लंबी लंबी लाइनें नहीं है, बस एक हिंट लेना है कि हाँ मेन मेन चीजें वहां पर क्या क्या लिखी हुई है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज ध्यान रख लेनी है हमें कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल राइट्स में जो कमी है उसको फुलफिल करने का काम तो करते हैं डीपीएसपीज, है ना? तभी तो इसको हमने क्या बोला, डीपीएसपीज आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, की कमियों को पूरा कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में क्या आ रहा है? कोरिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, सप्लीमेंट्री वर्ड एंड कोरिलेशन वर्ड, इस पे यूपीएससी घुमा सकती है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से एक और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब देखो आपके वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आंसर देने की बात आ गई, तो आई होप आपने अपनी तरफ से आंसर दे दिया होगा। देखो, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो केवल सिटीजन्स के लिए होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ओनली होने के बावजूद भी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और फॉरेनर्स के लिए कोई यहाँ पर ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं कर रखा, क्योंकि भाई सीधी बात है सिटीजन्स के लिए ही होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, तो ड्यूटीज भी मोर और लेस उनके लिए प्रोविजन किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए जो हम कहते हैं कि नॉन जस्टिशिएबल है, कि हाँ भाई आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के वहां पर इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, सिमिलर मैनर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप कोर्ट में जाकर के लागू नहीं करवा सकते। हाँ, फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो, बट ना तो डीपीएसपी को लेकर के ना फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर सी चला जाएगा, बोथ 1 and 2। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें तो सीधी बात है कि आप सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की बात कर रहे हो, है ना? आप होल्ड करने के लिए, लड़ाई करने की जरूरत पड़े अपने देश के लिए तो आपको भेजना, वो सारी चीजें। तो ये हमने अच्छे से देखा है कि प्रीएम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो बचा क्या? फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, तो आपको और समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व।